अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सीए सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 6 इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग के लेक्चर पार्ट 1 को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सजेशंस हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ बच्चों का कहना था कि हमें नोट्स से ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है एज़ कम्पेयर टू बुक। और कुछ बच्चों का जो कि ज़्यादा वर्ड्स आए हैं वो ये हैं कि हमें जो है ना बुक से ही लेक्चर डिलीवर किया जाए, ठीक है। सो इसीलिए जो है ना हम कंप्लीट जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है उसी को फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा एडिशनल नोट्स भी जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो है ना ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग के। देखिए, यूनिट नंबर 6 को पढ़ने के बाद ना आपको डिजिटल वर्ल्ड के रिस्पॉन्सिबल और आपको समझ आ जाएगा कि हम रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस यूनिट के एंड पर ना आप ये समझने के काबिल हो जाएंगे कि जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं, जैसे कि गूगल क्लासरूम, ज़ूम, व्हाट्सएप, क्लाउड स्टोरेज या सोशल मीडिया, तो वहाँ सिक्योरिटी और प्राइवेसी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। आप ये भी सीखेंगे कि सिर्फ लॉगिन होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, 2FA, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे मेथड्स क्यों ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें ना आपको फुली डिटेल में बताई जाएंगी कि आपने अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आपका वो चाहे एकेडमिक पार्ट है, चाहे वो पर्सनल चीज़ें, ठीक है। और फिर इसमें ना बहुत इसकी स्ट्रॉन्ग लर्निंग आउटकम इसलिए भी हैं कि आप जो है ना इक्विटी और इक्वल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का कंसेप्ट समझेंगे। अब ये क्या होता है, मतलब ये कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर बैकग्राउंड, हर जेंडर, हर एरिया के लोगों के लिए उसको ना लोगों को ना बराबर एक्सेस मिलनी चाहिए। और इसके अलावा आप ये भी सीखेंगे कि ऑनलाइन कोलैबोरेशन के दौरान सिर्फ अपनी सेफ्टी नहीं बल्कि दूसरों की प्राइवेसी और राइट्स का ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 6 के इंट्रोडक्शन से। अब तो देखें, अम, ये तो हमें अच्छे से पता है कि आजकल ना लगभग हर काम ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। असाइनमेंट सबमिट करना हो, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, हमने ईमेल्स भेजनी है, डेटा क्लाउड पर स्टोर होता है, ठीक है। डेटा क्लाउड पर स्टोर अगर करना है, हता कि ऑनलाइन पेमेंट्स अगर हमने करनी है ना, बिल सबमिट करवाना है, कोई हमने अपनी फ़ी देनी है, तो ये सब काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इस यूनिट के इंट्रोडक्शन में भी यही बात है कि जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं तो सिर्फ कन्वीनियंस ही नहीं बल्कि हमें कुछ साइबर रिस्क भी साथ साथ फेस करने पड़ते हैं। अगर हमें प्रॉपर अवेयरनेस ना हो ना तो हमारा डेटा इजीली लीक, हैक या फिर मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि साइबर सेफ्टी प्रैक्टिसेस सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए ही ज़रूरी है कि आप जो है ना ये चीज़ करेंगे कि जी आपको पता होना चाहिए। आपके किसी हो सकता है कि घर में आपके किसी बंदे को ना इतना आइडिया, आप उनको जो है ना प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हर नॉर्मल यूज़र, ठीक है, सबके लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली इस यूनिट के ज़रिए ना हम कह सकते हैं कि ये एक फाउंडेशन बनाई जाती है कि आप सेफ डिजिटल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, कोलैबोरेशन भी और प्रोटेक्शन भी, ठीक है। फिर हम देखते हैं जी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को। अच्छा देखिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में मेंशन है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर वाइटल फॉर प्रोटेक्टिंग डेटा इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। दे सेट रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड टेम्परिंग। अच्छा, ये क्या, आप देखें, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स असल में जो डिजिटल वर्ल्ड है ना उसके ट्रैफिक रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन आपने 9th में भी पढ़ी होगी, इवन उससे भी पहले की जो ग्रेड्स हैं उसमें भी पढ़ी होगी, 10th फर्स्ट ईयर में भी। अब देखिए, प्रोटोकॉल बेसिकली इसकी एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन होती है कि सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ना डिजिटल वर्ल्ड में भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे रोड पर रूल्स के बगैर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अगर डिजिटल सिस्टम में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ना हो तो डेटा इजीली चोरी हो सकता है, चेंज हो सकता है। ये जो टेम्परिंग बात मेंशन है ना यहाँ पे, इसका मतलब है चेंज होना, ठीक है। अब देखें, अगर
हम कह रहे हैं ना कि या फिर आपका डेटा डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, रूल्स और प्रोसीजर्स का एक डेटा एक हम कह सकते हैं कि सेट होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, कैसे डेटा ट्रांसमिट होगा और कौन सी इंफॉर्मेशन किस लेवल पर अवेलेबल होगी। इंक्रिप्शन, अथेंटिकेशन, उसके अलावा एक्सेस कंट्रोल जैसे मैकेनिज्म जो है ना, इसी कैटेगरी में आते हैं। ये प्रोटोकॉल्स इंश्योर करते हैं कि सिस्टम सिर्फ ऑथराइज लोग ही यूज़ करें। ठीक है। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो जब आप एटीएम से मनी विदड्रॉ करवाने जाते हैं ना, तो कार्ड प्लस पिन दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। ये भी एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। सिमिलरली जब आप ऑनलाइन ईमेल लॉगिन करते हैं और मोबाइल पर आपको ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड, तो वो भी प्रोटोकॉल का पार्ट है। कौन सा प्रोटोकॉल? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सिर्फ हैकर से बचाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, सिस्टम को रिलायबल बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को लीगल रेगुलेशंस फॉलो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, आखिर इनकी क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है। देखिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की जरूरत इसलिए होती है कि डिजिटल डेटा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर प्रोटोकॉल्स ना हो तो कोई भी अनऑथराइज पर्सन डेटा एक्सेस कर सकता है, उससे चेंज कर सकता है या फिर डिलीट कर सकता है। ठीक है। इमेजिन करें कि किसी हॉस्पिटल का जो पेशेंट है ना, उसका रिकॉर्ड हैक हो जाए। ठीक है। उनके पेशेंट्स का रिकॉर्ड हैक हो जाए तो कितना बड़ा इशू हो सकता है। किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में स्टूडेंट्स का जो डेटा है या जो उनके स्टाफ मेंबर्स है उनका डेटा हैक हो जाए तो कितना इशू हो सकता है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डेटा को अनऑथराइज एक्सेस, टैम्परिंग और इंटरसेप्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। ये सिस्टम्स को स्टेबल, सेफ और ट्रस्टवर्दी बनाते हैं, जो आज की इंटरकनेक्टेड डिजिटल वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर अब हम कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स देखते हैं। यहाँ पे है जी, फर्स्ट वन इज, अच्छा कुछ की रीजंस देखते हैं कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी इसका मतलब क्या होता है। देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि डेटा सिर्फ उन्हीं लोगों तक लिमिटेड रहे जिन्हें उस डेटा का, हम कह सकते हैं कि जिनका उस पर हक हो। किस तरह से? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंक्रिप्शन का यूज करके डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसे सिर्फ अथराइज बंदा ही देख सकता है, उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं और लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो इसका मतलब ये होता है कि मैसेज सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही रीड कर सकते हैं, बीच में कोई और नहीं उसको रीड कर सकता। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन ना की जाए तो पर्सनल डेटा जैसे CNIC नंबर, बैंक डिटेल्स या फिर हम कह दें स्टूडेंट रिकॉर्ड्स मिसयूज हो सकते हैं। स्कूल्स में, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। इसलिए ना, सिर्फ ये एक टेक्निकल टर्म नहीं है, बल्कि ट्रस्ट और प्राइवेसी की फाउंडेशन है। ठीक है। जो बेसिकली यूजर्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती है। फिर हम बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी की। देखिए, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट हो। ठीक है। एंड अनअल्टर्ड ड्यूरिंग स्टोरेज। इस बात का क्या मतलब है कि अनचेंजेबल रहे, ताकि अथराइज यूजर ही उसको मॉडिफाई कर सके। कोई उसे जो है ना, अनअथराइज पर्सन उसको मॉडिफाई ना कर सके। आप इमेजिन करें कि मार्कशीट में मार्क्स गलत चेंज हो जाएं, या बैंक बैलेंस जो है ना रेंडमली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, या इंटीग्रिटी का, ये बेसिकली इंटीग्रिटी का फेलियर है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैशिंग और इंक्रिप्शन जैसे मेथड्स यूज करते हैं ताकि डेटा ट्रांसमिशन और स्टोरेज के दौरान कोई अनअथराइज चेंज ना हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम देखें ना, तो ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम्स डेटा इंटीग्रिटी पर बहुत डिपेंड करते हैं। ठीक है। अगर आंसर मॉडिफाई हो जाए तो सिस्टम अनफेयर हो जाता है। इसीलिए डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कि जो डेटा इंटर किया गया है वही प्रोसेस हो। ठीक है। और वही फिर स्टोर हो, अब बिना किसी फ्रॉड या मैनिपुलेशन के। ओके। देन इज नेक्स्ट वन इज अथेंटिकेशन। ये टर्म आपने बहुत सुनी होगी। आजकल तो लोग बातों बातों में भी ये कह रहे होते हैं ये बात बड़ी अथेंटिक है, ये जो है ना, ये बंदा बड़ा अथेंटिक है। आप, अथेंटिक का मतलब क्या है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में अथेंटिकेशन क्या है? देखिए, अथेंटिकेशन का मतलब होता है कि यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई करना। सिंपल वर्ड्स में ये कंफर्म करना कि आप वही हो जो आप कह रहे हो।
पासवर्ड्स, फिंगरप्रिंट्स, फेस रिकॉग्निशन और ओटीपी सब ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं। सिंगल पासवर्ड आज के टाइम में ना, आज जो दौर चल रहा है उसमें बिल्कुल भी जो है वो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही वीक हो जाता है अगर आप 2FA नहीं कर यूज़ कर रहे, अगर आप जो है ना स्ट्रॉन्ग अपने हम कह सकते हैं कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं यूज़ करें। ठीक है, इसलिए ना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ की जाती है। जैसे जब आप जीमेल लॉगिन करते हैं और पासवर्ड के बाद मोबाइल पर कोड आता है तो सिस्टम डबल श्योर हो जाता है कि यूज़र जेन्युइन है। ऑथेंटिकेशन सिस्टम को अनऑथराइज्ड लोगों से प्रोटेक्ट करती है और डिजिटल फ्रॉड के चांसेस भी बहुत कम कर देती है। फिर है जी एक्सेस कंट्रोल। Security protocols enable access control mechanism. These controls decide who can access, change or send data. It ensures only authorized user access data. अच्छा देखें, एक्सेस कंट्रोल ना ये डिसाइड करता है कि कौन क्या देख सकता है और क्या चेंज कर सकता है। हर यूजर को सेम राइट्स देना डेंजरस होता है। जैसे अगर हम बात करें ना किसी कॉलेज सिस्टम में, कॉलेज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ अपने मार्क्स देख सकते हैं, उनका जो LMS है, ठीक है। तो लेकिन टीचर मार्क्स को अपडेट भी कर सकता है और एडमिन पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम मिसयूज को प्रिवेंट करता है। अगर हर किसी के पास एडमिन एक्सेस उसको मिल जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए एक्सेस कंट्रोल डेटा को ऑर्गेनाइज्ड, सिक्योर और मैनेजेबल बनाता है, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज सिक्योर ट्रांसमिशन। सिक्योर ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि डेटा जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रेवल करे तो बीच में सेफ रहे। इंटरनेट पर डेटा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है और अगर इंक्रिप्शन ना हो तो कोई भी अटैकर उस डेटा को रीड कर सकता है, ठीक है। HTTPS वेबसाइट्स इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। जब आप ब्राउज़र में लॉक आइकन देखते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है। सिक्योर ट्रांसमिशन ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल्स और क्लाउड सिस्टम्स के लिए बहुत इसेंशियल है, ठीक है। और ये जो टूल है ना SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये यूज़ होती है इसके लिए, ओके, सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए। फिर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलवेयर एंड साइबर अटैक्स। अच्छा, मलवेयर और साइबर अटैक्स डिजिटल सिस्टम के लिए एक सीरियस थ्रेट है। अब ये कौन से थ्रेट्स है? देखिए, वायरसेस, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं या डेटा चोरी कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जैसे कि फायरवॉल, एंटीवायरस और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के जरिए इन अटैक्स को ना डिटेक्ट किया जाता है और उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे रैंसमवेयर अटैक में हैकर डेटा एन्क्रिप्ट करके पैसा डिमांड करता है। अगर प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हों तो ऐसे अटैक से पहले ही सिस्टम प्रोटेक्टेड होता है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी सिर्फ लग्जरी नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डेटा बैकअप एंड रिकवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा बैकअप का मतलब होता है कि डेटा की एक्स्ट्रा कॉपी सेफ जगह पर स्टोर की जाए। सपोज मैं कोई काम कर रही हूँ ना अपने सिस्टम में, ठीक है, मैंने अपनी असाइनमेंट बनाई है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट है। अब मुझे चाहिए कि मैं उसका कोई बैकअप ज़रूर रखूँ, या तो उसको क्लाउड पे रखूँ या उसको USB में रख लूँ। बेहतर है कि मैं उसको क्लाउड में ड्राइव में रख लूँ कहीं, ठीक है। अगर सपोज करते हैं दाना वास्ता मेरा सिस्टम ख़राब हो जाए, कहीं मुझे चोरी हो जाए, तो मैं अपने जो एक्सेस है ना उसको, जो असाइनमेंट है उसको इजीली एक्सेस कर पाऊँ। तो डेटा बैकअप मतलब आप क्यों बनाते हो कॉपी, ताकि आप जो है ना उसको कहीं कोई ना इस तरह का सपोज करते हैं कोई मसला आ जाए तो आप फ़ौरन वो आपको फ़ाइल मिल जाए, ठीक है। तो बैकअप से डेटा रिकवर किया जाता है। रिकवरी सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन को हैवी लॉसेस से बचाते हैं। क्लाउड बैकअप, एक्सटर्नल ड्राइव्स, ऑटोमेटेड बैकअप सिस्टम इसलिए यूज़ होते हैं। ये कंसेप्ट ना आपको इसलिए भी समझना चाहिए। सपोज देखें, डेटा लॉस परमानेंट नहीं होता, ठीक है, अगर प्रॉपर प्लानिंग और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएँ। आपने अपने आपके सपोज करते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स हैं आपके मोबाइल में और आपने वो कॉन्टैक्ट्स उनको ड्राइव पे नहीं रखा अगर, तो देखिए वो अगर सपोज करते हैं फ़ोन कहीं पानी में गिर जाए, कहीं चोरी हो जाए, कहीं आप भूल जाएँ रख के, तो कितनी टेंशन हो जाती है ना बंदे को। इसलिए ये बैकअप बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन यूसेज एंड कलेक्शन। इंफॉर्मेशन यूसेज और कलेक्शन की अब हम बात देखिए, इंफॉर्मेशन यूसेज और कलेक्शन का कंसेप्ट आज की दुनिया में एक हम कह सकते हैं कि एक बैकबोन है।
किस तरह से? हर वो ऐप, वेबसाइट या सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हो, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड सिस्टम हो, सब पहले डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उस डेटा को किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि किस वजह से, किस परमिशन के साथ, किस हद तक उसको कलेक्ट किया जा रहा है और किस हद तक उसको यूज़ किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा यूज़र को क्लियर बताती हैं कि उनका डेटा क्यों चाहिए और उसे कैसे यूज़ किया जाएगा। अगर बताया ना जाए ना और उनको किसी और मकसद के लिए यूज़ करने लग जाया जाए, फिर ट्रस्ट का रिश्ता जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है? अगर डेटा कलेक्शन और यूजेज के रूल्स फॉलो ना किए जाएं तो सिर्फ टेक्निकल इश्यूज नहीं बल्कि लीगल और एथिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। जैसे अगर कोई ऐप बिना बताए आपके कॉन्टेक्ट्स या लोकेशन एक्सेस कर ले तो यूज़र को प्राइवेसी का नुकसान होता है ना। इसलिए लॉज और पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो कंपनीज को बाउंड करती हैं कि वो यूज़र के डेटा को मिसयूज ना करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी कलेक्शन की। अब देखिए कलेक्शन में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। कलेक्शन का मतलब होता है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा गैदर करना ताकि एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग की जाए। ये डेटा सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑनलाइन फॉर्म, सेंसर, सीसीटीवी कैमराज और मोबाइल ऐप्स या सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के जरिए कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी कॉलेज के एडमिशन फॉर्म या यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं ना तो आपका नाम, एज, एड्रेस और एकेडमिक जो जितना भी रिकॉर्ड होता है कलेक्ट किया जाता है। इसी तरह फिटनेस ऐप्स जो है वो स्टेप्स काउंट करती हैं। हॉस्पिटल्स पेशेंट का मेडिकल डेटा रिकॉर्ड जो है ना वो सारा रख करते हैं अपने पास कलेक्ट। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि कलेक्शन लिमिटेड और रेलेवेंट होनी चाहिए। मतलब सिर्फ वही डेटा लिया जाए जो एक्चुअली ज़रूरी हो। ओके, फिर हम बात करते हैं यूजेज की। डेटा यूजेज का मतलब होता है कि कलेक्टेड डेटा को किसी पॉजिटिव और मीनिंगफुल पर्पस के लिए यूज़ करना। ये नहीं कि आपने डेटा कलेक्ट किसी और पर्पस के लिए किया और आप उसका यूज़ कहीं और करें। कंपनीज डेटा का यूज़ जो है ना प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, सर्विसेज को बेहतर बनाने और यूज़र एक्सपीरियंस इन्हांस करने के लिए करती हैं बेसिकली। जैसे यूट्यूब आपके वॉच हिस्ट्री को यूज़ करके आपको रिकमेंडेड वीडियोस दिखाती है। आप अभी जो है वो कंप्यूटर ग्रेड 12 यूनिट नंबर 6 लेक्चर 1 देख रहे हैं तो माइट भी आज अगर आप देख रहे हैं तो आपको शायद लेक्चर 2 शो हो जाए या मैं जब या कोई भी आपकी कंप्यूटर की जो वीडियोस आपसे रेलेवेंट होंगी वो आपको शो होने लगेंगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस बेसिकली है ना कि आपका डेटा कलेक्ट हुआ और आपको एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ना अगर हम बात करें जैसे नेटफ्लिक्स आपको शो रेकमेंड करता है, इसी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग एप्स आपकी सर्च हिस्ट्री से जो है ना समझती हैं कि आपको किस टाइप के प्रोडक्ट्स पसंद हैं। वो आपको डिफरेंट ऐप्स में फिर ऐड के तौर पे शो होने लगते हैं वो प्रोडक्ट्स। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ केयर में डेटा यूसेज बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। कॉलेज है, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करके वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। टीचिंग मेथड्स इम्प्रूव किए जाते हैं। हॉस्पिटल्स पेशेंट के डेटा की मदद से बेहतर ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। ठीक है, एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स भी इसी डेटा पर ट्रेन होते हैं। लेकिन अगर डेटा को मिसयूज हो जाए, सपोज करते हैं जैसे बिना परमिशन एड्स के लिए यूज़ होना, तो ये एथिकली गलत होता है। ठीक है, इसलिए जो रिस्पॉन्सिबल डेटा यूजेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज रिस्क्स ऑफ शेयरिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन। प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर करना हर दौर में ही गलत है। एक बहुत बड़ा आजकल तो रिस्क बन जाता है जब हम अपना CNIC नंबर, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड या पर्सनल फोटोज ऑनलाइन शेयर कर देते हैं तो आइडेंटिटी थेफ्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या होता है कि कोई और आपकी आइडेंटिटी यूज़ करके फ्रॉड करे, लॉन्स ले, फाइनेंशियल डैमेज पहुंचाए आपको। अक्सर लोग इस रिस्क को ना लाइटली लेते हैं जब तक खुद विक्टिम ना बन जाए। ठीक है, देखिए आपको अक्सर कॉल्स आती होंगी टेली मार्केटिंग की, हम इजी पैसा से बात करें, हम आपके बैंक से बात करें, हम फलाने कोरियर वाले बात करें, ये बात कर। कोई नहीं होता वो। आपके बैंक आपको क्यों कॉल करेगा? क्या ज़रूरत पड़ गई उनको कॉल करने की? इसी पैसा आपको क्यों कॉल करेगा? इसी पैसा में पेमेंट होती नहीं है, फिर आपको क्यों कॉल आएगी? अगर है वो जो थोड़े चंद हज़ार पड़े होते हैं ना, वो चाह रहे होते हैं कि वो भी आपसे ले लें। ठीक है,
तो इसलिए आप ना बहुत ही, और आजकल तो मोस्टली इंश्योरेंस की कॉल्स भी आ रही होती हैं कि अपने आईफ़ोन की इंश्योरेंस करवा लें। फ़ोन हमारे पास नॉर्मल सा होता है, कहाँ से आईफ़ोन की इंश्योरेंस करवाएँ? तो बेसिकली ऐसी कोई आई कैचिंग सी कोई आपको मैसेजेस भी आते होंगे, ऐसी बटरिंग वाली बातें करके ना आपको नुकसान पहुँचाया जाता है, ठीक है? बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल्स हैं इसकी। किसी का डेबिट कार्ड अगर हम सपोज़ करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाना, आपसे कार्ड नंबर माँगते होंगे, लास्ट डिजिट शेयर कर दें, फ़ोन में कोड शेयर किया है वो शेयर कर दें। तो बेसिकली मोस्टली देखा गया है कि वो व्हाट्सएप का कोड होता है और वो हैक हो जाता है आपका, ठीक है? तो ये छोटी-सी जो गलती होती है ना, ये अननोन लिंक पर क्लिक करना पूरी ज़िंदगी का मसला बन सकती है। इसलिए प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स पर शेयर करना एक साइलेंट डेंजर है, ठीक है? जो बाद में आपको बहुत हेवी लॉसेस का सबब बना सकता है। ओके, फिर है जी फ़िशिंग। ये फ़िशिंग की बात मैंने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन में भी कर दी है काफ़ी सारी। फ़िशिंग बेसिकली ये चीज़ थी जो मैं आपको बता रही थी। देखिए, फ़िशिंग होता है जालसाज़ी। जैसे मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है ना, वैसे ही स्कैमर जो होते हैं वो आपको पकड़ने के लिए, आपको झांसे में लाने के लिए एक जाल बिछाते हैं। अब वो जाल बड़ा मीठा प्यारा और सुनने में बहुत ही, हम कह सकते हैं, अच्छा लग रहा होता है। अगर हम देखें, देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है? सपोज आपको एक मेल आए कि यू वॉन अ लॉटरी, ठीक है? ये तो एक कीवर्ड है ना, ऐसी मेल्स तो होती ही स्कैम। तो फिर ऐसे कुछ बटरिंग टाइप चीज़ें करके ना आपको आपके साथ स्कैम किया जाता है, आपकी लॉटरी निकल गई, आपका 10 तोला सोना निकल गया, ठीक है? तो या एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज भेजते जो बिल्कुल ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बैंक्स या कोरियर सर्विसेज लगते हैं। मैसेज में क्या लिखा होगा? आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है या फिर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और फिर लिंक दिया होता है साथ। जैसे ही यूज़र लिंक पर क्लिक करता है और अपनी डिटेल्स एंटर करता है, तो वो डिटेल्स डायरेक्टली स्कैमर के पास चली जाती हैं। देखिए, पाकिस्तान में ना फेक जैज़ कैश या इजी पैसा मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं। सॉरी। अब लोग ना पैनिक में आकर अपना ओटीपी या पिन शेयर कर देते हैं और फिर पैसे गायब। तो ये होता है जादू किसका? फिशिंग का, ठीक है? फिशिंग अटैक्स का सबसे बड़ा वेपन फियर और अर्जेंसी होती है। इसीलिए यूजर को ना हमेशा काम रहकर सोचना चाहिए, चेक करना चाहिए कि मैसेज जेन्युइन है या फेक। ओके, फिर है जी डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीच तब होती है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम हैक हो जाए और कस्टमर का डेटा लीक हो जाए। इसमें ईमेल्स, पासवर्ड, सीएनआईसी नंबर्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स शामिल हो सकती हैं। इवन अगर यूज़र ने कोई गलती ना भी की हो ना, फिर भी उसका डेटा रिस्क में आ जाता है क्योंकि सिस्टम वीक होता है। जैसे कि किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का डेटाबेस हैक हो जाए तो उसके लाखों यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर सेल हो सकता है। आइडेंटिटी जो थीव्स होते हैं ना, फिर इस डेटा को यूज़ करके लोगों को स्कैम करते हैं। इसलिए डेटा ब्रीचेस सिर्फ कंपनी का मसला नहीं बल्कि यूजर्स के लिए भी सीरियस थ्रेट होती है। ओके, फिर है जी लॉस्ट और स्टोलन आइटम्स। फिजिकल आइटम्स का लॉस्ट या चोरी होना भी आइडेंटिटी थेफ्ट का सबब बन सकता है। अगर किसी का वॉलेट, लैपटॉप, मोबाइल या डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाएं तो उनमें मौजूद पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिसयूज हो सकती है। हर कोई अच्छा नहीं होता, ठीक है, कि आपको बता दे कि हाँ भाई आपकी ये चीज़ रखी है तो आप ले लें। देखें, अगर फ़ोन लॉक ना हो और बैंकिंग एप्स ओपन हो तो अटैकर इजीली फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है। इसलिए ये ना फिजिकल सिक्योरिटी भी डिजिटल सिक्योरिटी का ही हिस्सा है। ओके, फिर आती है बात ऑनलाइन स्कैम्स की। ऑनलाइन स्कैम्स तो कॉमन हो चुके हैं। मतलब अब तो हर जगह हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं। फेक वेबसाइट्स, फेक एड्स, फेक ऑफर्स के ज़रिए लोगों को ट्रैप करते हैं। देखें, ये बहुत हो चुका है। ये वाला ट्रैप के कुछ ऑफर्स लगी होती, कुछ प्रॉपर वेबसाइट्स बनी होती हैं, बिल्कुल जेन्युइन लगती हैं, ठीक है? और उनमें होता है कि आपको ना हम 1000 में इतनी चीज़ दे देंगे। बंडल ऑफ कुछ आइटम्स होते हैं जो कि जिनकी प्राइस एक्चुअल में वो हो भी नहीं सकती। एक एक की भी नहीं होती उतनी। तो बंदा इंसान है ना, उसको सस्ते में दिखता है जबकि मैं ये ले लेता हूँ, चलो इतनी 3, 4, 5 मिल जाएंगी। तो बेसिकली ये मैंने लोगों के साथ होते देखा है। और इस माइट भी आप कितने सारे बच्चों के साथ, आपके जानने वालों के साथ ऐसा हुआ होगा कि चीज़ें ऑर्डर की होंगी और आया कुछ और ही,
ठीक है। तो आप जितना मर्जी फिर वापस कांटेक्ट कर लो, उस पेज को रिपोर्ट कर दो, आपका तो नुकसान हो जाता है ना। तो इसलिए इससे बचना है आपने। फ्री प्राइस, जॉब ऑफर या लिमिटेड टाइम डिस्काउंट जैसे ऑफर्स देख कर ना बिना सोचे समझे लोग अपनी डिटेल्स दे लेते हैं। फिर ये स्कैम्स जो होते हैं स्पेशली स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स को टारगेट करते हैं। ठीक है। एक इसके कॉमन एग्जांपल फेक जो मैंने आपको दिया ऑनलाइन शॉपिंग पेजेस है। एडवांस पेमेंट लेके कुछ लोग डिसअपेयर हो जाते हैं, वो गन कूड़ा भी नहीं भेजते। ठीक है। और फिर लोग ना प्रोडक्ट रिसीव करते हैं, ना पैसे उनको वापस मिलते हैं। इस तरह फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हाई प्रॉफिट का लालच देकर लोगों का पैसा लूट लेती हैं। ओके। स्कैमर्स जो होते हैं ना वो वेबसाइट्स को बिल्कुल ऐसा रियल दिखाते हैं कि ताकि यूजर कंफ्यूज ना हो। शायद वहाँ पे ना, शायद नहीं, मोस्टली ऐसा ही होता है कि फेक रिव्यूज भी होते हैं। ठीक है। इसलिए हमेशा वेबसाइट यूआरएल, रिव्यूज और ऑथेंटिसिटी जो है ना चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है। ओके। ट्रस्टेड सोर्सेज से ही आप लोग चीज़ें मंगवाया करें। फिर हम देखते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट आइडेंटिटी थेफ्ट। अच्छा, आइडेंटिटी थेफ्ट से बचने के लिए सबसे पहला रूल ये है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप लाइटली शेयर बिल्कुल मतलब किया ही ना करें। ठीक है। कोई भी ईमेल, कॉल या मैसेज पर अगर पर्सनल डिटेल्स मांगे तो पहले वेरीफाई करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर अकाउंट का पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमएफए एक स्ट्रॉन्ग शील्ड की तरह काम करती है। चाहे पासवर्ड लीक हो जाए, बिना ओटीपी के अकाउंट एक्सेस नहीं होता। ठीक है। इसी तरह रेगुलरली बैंक स्टेटमेंट्स और क्रेडिट रिपोर्ट्स चेक करनी चाहिए। कोई सस्पिशियस एक्टिविटी टाइम पर डिटेक्ट हो जाए। ठीक है। और फिर इसका आपको ना आप जब कॉन्टिन्यूसली चेक कर रहे होते हैं तो आपको साथ साथ पता होता है। ठीक है, हर एक चीज़ का। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सीएनआईसी, पासपोर्ट और कार्ड्स को सिक्योर जगह पर रखना चाहिए। पब्लिक वाईफाई पर तो आपको बैंकिंग एप्स यूज़ करनी ही नहीं चाहिए, उनको अवॉइड करें। ठीक है। अवेयरनेस और अलर्ट रहना चाहिए ताकि आइडेंटिटी थेफ्ट से आपका बच सकें। सबसे एक ना उससे बचना सबसे स्ट्रांग वेपन होता है। ओके। फिर हम बात करते हैं साइबर अटैक की। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, साइबर अटैक्स का मतलब होता है कि जब कोई अटैकर जानबूझकर किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या यूजर का डेटा उसको अटैक करे ताकि उसकी प्राइवेसी, सिक्योरिटी या सिस्टम फंक्शनैलिटी को नुकसान पहुंचाया जा सके। आजकल ना साइबर अटैक सिर्फ बिग कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि नॉर्मल यूजर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स और इवन मोबाइल फ़ोन यूजर्स भी इनके टारगेट बन चुके हैं। जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम अननोइंगली अपनी पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन रख देते हैं, तो अटैकर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। साइबर अटैक्स का जो है ना कई फॉर्म्स में आते हैं, जैसे सिस्टम का स्लो हो जाना, डेटा चोरी होना, फाइल्स लॉक कर देना या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन स्पाई करना। स्पाईवेयर आपने पढ़ा होगा। जैसे किसी कॉलेज का ना ऑनलाइन पोर्टल सडनली काम करना बंद कर दे एग्जाम के दिन, तो हो सकता है कि वो डीडीओएस अटैक का शिकार हो जाए। ठीक है, उसको भी हम देखते हैं वो क्या होता है। इसी तरह अगर किसी यूज़र का लैपटॉप ओपन होते ही रैंसम मैसेज दिखाए तो वो रैंसमवेयर अटैक हो सकता है। इसलिए ना साइबर अटैक्स को समझना, उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं साइबर अटैक्स की टाइप्स को। अभी हमने डीडीओएस वर्ड यूज़ किया था। डीडीओएस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है। इसका कंसेप्ट बिल्कुल ट्रैफिक जैम जैसा होता है। ट्रैफिक जैम होती है ना, आपका काम रुक जाता है, आप रुक जाते हो, वेट करना पड़ता है। फिर जैसे अगर एक रोड पर जैसे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाएं, ठीक है, वो पक्की ब्लॉक ही हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से डीडीओएस अटैक में बहुत सारे इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स एक ही वक्त में किसी वेबसाइट या सर्वर पर फेक रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा होती हैं कि सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और जेन्युइन यूजर्स के लिए वेबसाइट या सर्विस इनएक्सेसिबल हो जाती है। जैसे देखें रियल लाइफ में जब किसी पॉपुलर वेबसाइट पर सेल हो ना और वेबसाइट क्रैश हो जाए तो ये एक्सीडेंटल होता है, लेकिन डीडीओएस अटैक में ये क्रैश जानबूझकर करवाया जाता है। अटैकर्स अक्सर बैंकिंग वेबसाइट्स, गवर्नमेंट पोर्टल्स या एजुकेशनल सिस्टम्स को टारगेट करते हैं ताकि क्योस क्रिएट हो। ठीक है, अफरा तफरी का शिकार हो जाएं लोग। इस अटैक का मकसद डेटा चोरी करना नहीं होता, बल्कि सर्विस को बंद कर देना होता है, जो बिजनेसेस के लिए बहुत हैवी लॉस होता है। ठीक है। फिर है जी रैंसमवेयर। रैंसमवेयर भी एक बहुत डेंजरस टाइप का साइबर अटैक है, जिसमें अटैकर यूजर की फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है।
यानी उन्हें लॉक कर देता है। जब फाइल्स ओपन नहीं होती तो स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि आपकी फाइल्स लॉक हो चुकी हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर ना जब ये मैसेज आता है तो साथ में उसको लिखा होता है कि पैसे दो वरना डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। अब ये पैसे अक्सर क्रिप्टो करेंसी में मांगे जाते हैं ताकि अटैकर ट्रेस ना हो। रियल लाइफ अगर मैं आपकी इसको एग्जांपल दूं ना, इसकी आपको एग्जांपल दूं तो सॉरी, जैसे किसी स्टूडेंट के असाइनमेंट फोल्डर या किसी ऑफिस का कंप्लीट डेटा लॉक हो जाना। हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज भी रैंसमवेयर का शिकार होती हैं, जहां पेशेंट रिकॉर्ड्स या एकेडमिक सिस्टम्स बंद हो जाएं। सबसे डेंजरस बात यह है कि पैसे देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि डेटा वापस मिलेगा या नहीं। इसलिए फिर आपको चाहिए कि आप रेगुलर बैकअप और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रखें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जी स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर वो मलिशियस स्पाई जासूस की तरह काम करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। ये ना मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो चुपके से यूजर की एक्टिविटीज को मॉनिटर करता रहता है। यूजर को पता भी नहीं चलता और स्पाईवेयर बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। ये सॉफ्टवेयर आपकी टाइप पासवर्ड्स, स्क्रीनशॉट्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री और इवन कैमरा तक एक्सेस कर लेता है। जैसे अगर आप फ्री क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, तो उसके साथ स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाए तो अटैकर आपकी ईमेल और सोशल मीडिया पासवर्ड्स देख सकता है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स में फेक ऐप्स के ज़रिए स्पाईवेयर इंस्टॉल होता है। स्पाईवेयर प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है, और ये बिल्कुल साइलेंटली काम कर रहा होता है। फिर है जी वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस ना बिल्कुल ह्यूमन वायरसेस की तरह होते हैं। ये खुद को कॉपी करते हैं और दूसरी फाइल्स में को इन्फेक्ट कर देते हैं। एक जैसे ना फ्लू है, ठीक है, तो फ्लू सबको चला जाता है अगर आप मास्क नहीं पहन रहे, अगर आप जो है वो आपको छींक आ रही है और आप हाथ नहीं रख रहे मुंह के आगे, तो फिर इस तरह से कॉपी हो रही होती है ये चीज़। एक इन्फेक्टेड फाइल जब दूसरे सिस्टम में ओपन होती है तो वायरस वहाँ भी स्प्रेड होता है। वायरसेस डेटा करप्ट कर सकते हैं, सिस्टम स्लो कर देते हैं या फिर कंप्यूटर क्रैश ही हो जाता है। ठीक है, जैसे यूएसबी ड्राइव, बहुत ज़्यादा इससे वायरसेस आते हैं। आप कॉलेज में किसी फ्रेंड की यूएसबी अपने सिस्टम से लगाएं, माइट बी वायरस उस आप में आपके सिस्टम में भी आ जाए, सिस्टम इन्फेक्ट हो सकता है। इसी तरह ईमेल अटैचमेंट से भी वायरस स्प्रेड होते हैं। इसलिए ना कहा जाता है कि अननोन फाइल्स ओपन करना बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, फिशिंग को हमने ऑलरेडी देखा, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि फिशिंग अटैक में अटैकर यूजर को धोखा देकर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल करता है जालसाजी के जरिए। ठीक है, जैसे फेक ईमेल्स, मैसेजेस और वेबसाइट्स यूज़ की जाती हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल लगती हैं। यूज़र को ये लगता है कि मैसेज बैंक या किसी प्रॉपर अथेंटिक कंपनी का है और वो अपना पासवर्ड या कार्ड डिटेल दे लेता है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था कि फेक मैसेजेस जो आपको आते रहते हैं, इजी पैसा कॉल्स भी आती हैं, जायज़ कैश स्कैम्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। फिर हम बात करते हैं जी मलवेयर मलिशियस सॉफ्टवेयर की। मलवेयर एक अम्ब्रेला टर्म है जो हर तरह के हार्मफुल सॉफ्टवेयर को कवर करता है, जैसे वायरसेस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन्स। मलवेयर का मकसद सिस्टम को डैमेज करना, डेटा चोरी करना या अनऑथराइज एक्सेस लेना होता है। अक्सर ये फ्री सॉफ्टवेयर, पायरेटेड मूवीज, फेक एड्स, अननोन लिंक्स के जरिए फैलता है। ठीक है, यूजर सोचता है कि वो कोई नॉर्मल फाइल डाउनलोड कर रहा है, लेकिन असल में मलवेयर इंस्टॉल होता है। ये मलवेयर ना सिस्टम परफॉर्मेंस लो कर देता है और बैकग्राउंड में हार्मफुल एक्टिविटीज करता रहता है। मलवेयर का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि ये साइलेंटली ऑपरेट करता है। यूजर को तब पता चलता है जब नुकसान हो चुका होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी सिक्योरिटी मेथड्स की। सिक्योरिटी मेथड्स वो टूल और टेक्निक्स होते हैं, ऑब्वियसली हमने इतने सारी टर्म्स देखी, तो सिक्योरिटी इन इन इससे बचने के कुछ तरीके भी हैं। अब ये वो तरीके हैं जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स, फायरवॉल और इंक्रिप्शन, सब सिक्योरिटी मेथड्स का हिस्सा है। इनका मकसद सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करना होता है। सिर्फ पासवर्ड आज के टाइम में इनफ नहीं है, अटैकर्स पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, डेटा लीक हो सकता है। इसलिए ना मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी अप्लाई की जाती है, जिसे लेयर्ड सिक्योरिटी कहते हैं। इनक्रिप्शन सिक्योरिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है जिसमें डेटा अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई डेटा चोरी भी कर ले तो बिना की उसके ना रीड नहीं कर सकता। ठीक है, सिक्योरिटी मेथड सिर्फ हैकर्स से बचने के लिए नहीं बल्कि यूजर्स का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं, स्पेशली बैंक्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स के लिए। ओके,
अब हम बात करते हैं 2FA की। देखें, 2FA यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2FA बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना